गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास महिला महाविद्यालय बांदीकुई। हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने अरस्तु के बारे में जो अध्ययन किया था वो था उनके नागरिकता संबंधी विचार। उसमें अपन ने देखा था कि नागरिक कौन नहीं है, नागरिक कौन है, और फिर उनके आलोचनाओं को भी हमने कल के व्याख्यान में देखा था। आज हम आगे बढ़ते हुए उनके जो विभिन्न विचार हैं उनमें अध्ययन करेंगे कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता, उनके विभिन्न प्रकार के तथ्यों को अपन देखेंगे। ये कहा भी जाता है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक थे या अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता थे। इसको एक प्रसिद्ध विद्वान हैं वो मैक्सी ने भी कहा है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक हैं या पिता हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक क्यों कहलाते हैं, अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता क्यों कहलाते हैं, उनके बारे में अपन विभिन्न प्रकार के तथ्यों को देखेंगे और फिर उनके बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे कि इस कारण से अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता थे। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो इसमें तथ्य है वो है कि उनका विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा जो तथ्य आता है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना। दूसरा जो तथ्य आता है कि वो राजनीति विज्ञान के पिता क्यों हैं, कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना। तीसरी जो रीजन आता है इसमें वो आता है आगमनात्मक पद्धति। वह तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। आगमनात्मक पद्धति व तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। चौथी वाली बात इसमें आती है, राज्य का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन। राज्य का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन। पांचवा वाला जो आता है वो है तथ्य इसमें यथार्थवादी विचार। छठा वाला जो तथ्य आता है इसमें वो आता है सरकार के अंगों का निरूपण। सातवां वाला जो तथ्य इसमें आता है वो है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन।
और अंतिम रूप से जो 8वां वाला इसमें आता है राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। ये 8 तथ्यों को अपन देखेंगे और 8 तथ्यों के आधार पर हम ये स्पष्ट करेंगे कि इस वजह से अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता थे। देखिए, 2 प्रकार के जो विचारक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक तो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिसका प्रारंभ हमारे सिलेबस में प्लेटो से होता है और प्लेटो के बाद में अरस्तु आते हैं। और दूसरा जो विचारक है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक, जिनका प्रारंभ है वो मनु से होता है। मनु के बाद में फिर कौटिल्य आते हैं, शुक्राचार्य आते हैं। यहाँ हम जब भारतीय राजनीतिक विचारकों को देखते हैं तो कौटिल्य एक ऐसा विचारक था जिसने राजनीति विज्ञान का यथार्थवादी अध्ययन प्रस्तुत किया था, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि वो राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी विचारक थे। और जब हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को देखते हैं तो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन अपन देखते हैं कि प्लेटो ने जहाँ अपनी रिपब्लिक में सारा जो चित्रण है वो काल्पनिक किया था, यथार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु हैं, उन्होंने अपना जो सारा अध्ययन है वो यथार्थवादी किया था, और यथार्थवादी जगत के साथ में जुड़ने से और यथार्थवादी अध्ययन करने से उनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। यहाँ एक बात ये भी है कि अरस्तु की जो फैमिली है और उनमें विशेषकर जो उनके पिता हैं वो चिकित्सा शास्त्र के साथ में जुड़े हुए थे, विज्ञान के साथ में जुड़े हुए थे। तो इनका जो परिवार है वो साइंस के साथ में जुड़ा हुआ था, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो अरस्तु के ऊपर भी पड़ा था। और इस वजह से जो उनका चिंतन है वो काफ़ी हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लिए हुए ही था। इस वजह से उन्होंने बहुत अपना अध्ययन किया था। हम शुरुआत से उनका अध्ययन कर रहे हैं। उनके राज्य संबंधी विचारों को अपन ने देखा था, दास प्रथा संबंधी विचारों को देखा था, संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचारों को देखा था, क्रांति संबंधी विचारों को देखा था, न्याय के संबंध में उनके विचारों को देखा था, नागरिकता के संबंध में उनके विचारों को देखा था। ये सारे के सारे जो विचार हैं वो बिल्कुल यथार्थ जगत के साथ में जुड़े हुए हैं, या इनमें यथार्थवादी अध्ययन समाहित है। इस वजह से ये कहा जाता है कि सबसे पहले अगर राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसी विचारक ने किया था तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में वो अरस्तु ने किया था। हम और क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट कर लेते हैं कि ऐसी क्या क्या देन अरस्तु की राजनीति विज्ञान को रही हैं जिसकी वजह से उन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। सबसे पहली बात आती है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विषय के तात्पर्य यहाँ राजनीति विज्ञान से है। राजनीति विज्ञान के जो प्रति उनका दृष्टिकोण रहा है वो कैसा रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, अरस्तु से पहले जो विचारक रहे हैं, वैसे तो हमारा सिलेबस प्लेटो के साथ में शुरू होता है, लेकिन सुकरात जैसे विचारक हैं, हेरोडोटस जैसे विचारक हैं, ये प्लेटो से पहले भी थे। इन्होंने क्या किया कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो उन्होंने नैतिकता के आधार पर किया था, और नैतिकता या मूल्यात्मक उन्होंने अध्ययन किया था। तो नैतिकता को उन्होंने अपने बहुत बड़ा आधार बनाया था, और इसी के साथ में उन्होंने उनका अध्ययन कर दिया था। यहाँ अरस्तु जैसे विचारक थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान जैसे विषय हैं उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया था, और यहाँ पर जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उनको वो सामने लाए। यानी कि राजनीति विज्ञान का उन्होंने नैतिकता से
किया था। इस वजह से कहा जाता है कि विषय के प्रति उनका प्रारंभ से ही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा था। इस वजह से उनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरी वाली जो बात आती है इसमें कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना। देखिएगा, अरस्तु से पहले जो राजनीति विज्ञान है ये कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। इसको मैं आपको प्रथम वर्ष के अंतर्गत भी पढ़ा चुका हूँ कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो पहले नीति शास्त्र के साथ में किया था। राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो पहले अर्थशास्त्र के साथ में किया जाता था। राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो पहले आचार शास्त्र के साथ में किया था। तो पॉलिटिकल साइंस का जो अध्ययन है वो नीति शास्त्र के साथ में किया जाता था, अर्थशास्त्र के साथ में किया जाता, आचार शास्त्र के साथ में किया जाता था। राजनीति विज्ञान है वो स्वतंत्र विषय नहीं था, पहले इन्हीं के साथ में जोड़कर इनका अध्ययन करवाया जाता था। ये सबसे पहले अरस्तु एक ऐसे विचार कर रहे थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान को इस नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आचार शास्त्र इन तीनों से ही पृथक कर दिया और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र स्वायत्त अनुशासन के रूप में या स्वतंत्र विषय के रूप में उन्होंने रख दिया। आज हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो बिल्कुल एक पृथक विषय के रूप में की जाती है। और आज तो राजनीति विज्ञान विषय है वो इतना व्यापक हो चुका है कि आज केवल एक क्षेत्र विशेष तक, देश विशेष तक के सीमित नहीं रहा, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय का विस्तार हो चुका है। तो राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से स्वतंत्र बनाने का जो कार्य है वो भी किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इस वजह से उनको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तीसरी वाली बात आती है यहाँ पर कि आगमनात्मक पद्धति व तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। देखो, पद्धतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आगमनात्मक पद्धति और एक होती है निगमनात्मक पद्धति। ये जो आगमनात्मक पद्धति है इसमें विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। ये जो विशेष है इससे या सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। और ये जो निगमनात्मक पद्धति है इसमें सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो निगमनात्मक पद्धति होती है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता, और जहाँ आगमनात्मक पद्धति होती है जिसमें विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है वहाँ उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। तो अब से पहले प्लेटो ने जो अध्ययन किया था वो निगमनात्मक पद्धति के आधार पर किया था, अर्थात सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन किया था। ये अरस्तु ही थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, अर्थात विशेष से सामान्य की ओर उन्होंने अध्ययन किया था। एक विशिष्टता है वो राजनीति विज्ञान के अंदर वो लेकर आए थे। इसी के साथ साथ में ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान की एक शाखा तुलनात्मक राजनीति की नींव डालने वाले भी अरस्तु ही थे। अरस्तु से पहले ऐसा कोई भी विचारक नहीं रहा था, और अरस्तु एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने तात्कालिक समय पर 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण करके, अध्ययन करके और तुलनात्मक राजनीति की नींव डाली थी। तो राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ में संबंध, राजनीति विज्ञान का नीति शास्त्र के साथ में संबंध, राजनीति विज्ञान का आचार शास्त्र के साथ में संबंध, राजनीति विज्ञान का दर्शन शास्त्र के साथ में संबंध, इन संबंधों का निरूपण करने वाले सबसे पहले अरस्तु ही थे। तो उन्होंने तुलनात्मक राजनीति की नींव डाली थी और राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में अध्ययन किया था। इस वजह से भी वो राजनीति विज्ञान के क्या थे? पिता थे। नेक्स्ट बात आती है इसमें राज्य का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन।
यहाँ हमने अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को सबसे पहले देखा था और उन्होंने कहा था कि राज्य अन्य समुदायों का एक समूह है, अर्थात राज्य सबसे पहले संस्था नहीं होती है, लेकिन स्वाभाविक संस्था होती है। जो लोग होते हैं उनके मन में ही ये बात होती है कि हमको राज्य जैसी संस्था का निर्माण करना है। इस वजह से स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, दास और स्वामी है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और उनके आकर्षण से सबसे पहले परिवार जैसी संस्था का जन्म होता है, फिर ग्राम जैसी संस्था का जन्म होता है और फिर नगर राज्य जैसी संस्था का जन्म होता है। अब यहाँ पर राज्य का उद्भव हो जाता है और राज्य है उसका स्वरूप है वो पहले किस प्रकार का था, वर्तमान में किस प्रकार का है, आगे आने वाले समय में किस प्रकार का है। आज हम देखते हैं कि वर्तमान पहले जो छोटे छोटे नगर राज्य थे वो अब विशाल राज्य हो गए और आगे आने वाले समय पर राज्य के जो प्रतिपादक रहे हैं उन्होंने भी अरस्तु से आधार लेकर ही राज्य का अध्ययन किया है। अगर अरस्तु राज्य संबंधी विचारों को नहीं देते या राज्य के उद्भव को नहीं बताते तो आगे आने वाले जो विचारक और विद्वान हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होती। इस वजह से अरस्तु एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया था और ये बताया था कि राज्य सर्व है और मानव उसकी इकाई है, राज्य पहले है और मानव बाद में है, जिनको उन्होंने जैवीय सिद्धांत के साथ में प्रकट किया था। तो हम ये कहें कि राज्य का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाले भी सबसे पहले पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु आते हैं। इस वजह से वो राजनीति विज्ञान के पिता थे। नेक्स्ट बात आती है यथार्थवादी विचारक। अरस्तु को यथार्थवादी विचारक माना जाता है। दो प्रकार के विचारक होते हैं, एक तो होते हैं काल्पनिक और दूसरे होते हैं यथार्थवादी। काल्पनिक जो विचारक होते हैं वो कल्पनाओं के ही घोड़े दौड़ाते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ये सारी चीज़ें उनकी कल्पनाओं में ही होती हैं। और यथार्थवादी विचारक होते हैं वो देखते हैं सामने कि वास्तव में ये चीज़ है और वो है, उसी के आधार पर वो किसी प्रकार का अध्ययन करते हैं। देखो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि एक तो कानों से सुनकर और किसी भी प्रकार की अपनी धारणा को बना लेना, जो अपन को कोई बात कह देता है उसी के आधार पर अपन धारणा बना लेते हैं। और एक आँखों देखी, हमने आँखों से देखा और उसके बाद में अपनी धारणा को बनाया। तो यहाँ पर कानों सुनी और आँखों देखी, दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन दोनों में भी अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ होती है आँखों देखी। अगर आँखों की देखी के आधार पर किसी भी प्रकार का हम दृष्टिकोण बनाते हैं तो उसमें वजन होता है और वो चीज़ सही भी होती है कि वास्तव में हमने आँखों से देखकर और फिर इसके बारे में ये धारणा बनाई। तो जो प्लेटो थे उन्होंने तो क्या है कि कानों सुनी के आधार पर अध्ययन कर दिया था और अरस्तु है इन्होंने आँखों देखी के आधार पर अध्ययन किया था। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ये देख लेते हैं कि प्लेटो कह रहे थे कि एक दार्शनिक राजा ऐसा होना चाहिए, उसके पास में संपत्ति नहीं हो, उसके पास में परिवार नहीं हो, वो साधु सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करे। लेकिन यथार्थ में तो ऐसा नहीं था, उस समय कोई भी राजा ऐसा नहीं था। लेकिन अरस्तु ने जो अध्ययन किया था कि एक ऐसा आदर्श शासक होना चाहिए, फिर उन्होंने ये कहा था कि जो कानून के आधार पर चले, ये यथार्थ था। क्योंकि मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि ऐसा राजा होना चाहिए, ये कल्पनाओं का घोड़े नहीं दौड़ाए थे उन्होंने तो ज़मीन पर विचरण करके और फिर अपना आँखों देखी, यानी कि बीहड़ जंगल में घूमते हुए उन्होंने जो कुछ भी देखा उसके आधार पर ही उन्होंने अपना सार निकाला था। इस वजह से हम ये कहें कि अरस्तु यथार्थवादी विचारक थे, आँखों देखी पर विश्वास करते थे और उसी के आधार पर अपनी धारणा बनाते थे। जो कुछ सामने था उन्हीं को उन्होंने एक अध्ययन का विषय बनाया, आधार बनाया और उसी के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया था। इस वजह से ये कहते हैं कि वो राजनीति विज्ञान के क्या थे, पिता थे। नेक्स्ट बात आती है इसमें सरकार के अंगों का निरूपण। देखो पहले दो प्रकार की बातें आती हैं।
कि जो पहले अध्ययन हुआ था वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था होती है सरकार, उसके बारे में कोई अध्ययन हुआ ही नहीं था। तो अरस्तु एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले केवल राज्य नहीं अपितु इसका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सरकार का भी अध्ययन किया और फिर ये कहा था कि ये जो सरकार है वो 3 प्रकार के अंगों से बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि तीनों ही जो संस्थाएं होती हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि नियमों का निर्माण करने वाली संस्था होती है, उनको क्रियान्वित करने वाली संस्था होती है और उन पर न्याय प्रदान करने वाली संस्था होती है, और तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। और ये सरकार राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य एक अमूर्त संस्था है, सरकार उसका क्या होता है? मूर्त रूप होता है। अगर इस प्रकार के चिंतन का प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले विचारक थे तो वो कौन थे? अरस्तु थे। अर्थात अरस्तु ने ही सबसे पहले सरकार और उनके अंगों को स्पष्ट किया था, जो आज वर्तमान में हमको बहुत कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आज जो हम राज्य की धारणा को, कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो अलग है, और हम गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो अलग है। इस वजह से भी अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता थे। नेक्स्ट बात आती है इसमें कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु इस मायने में भी राजनीति विज्ञान के पिता थे कि उन्होंने कानून के शासन की बात की थी, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया था। कैसे? जैसे हम प्लेटो को उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि एक शासक के पास में विवेक होना चाहिए और विवेक का आदेश ही कानून होता है। उन्होंने ये कह दिया था, अर्थात जो शासक का विवेक होता है वो आदेश देता है तो उसी को हमको कानून के रूप में मानना चाहिए, हमें अलग से कानून को नहीं देखना चाहिए। और फिर प्लेटो को आगे जाकर अंत में ये कहना पड़ा अपनी ग्रंथ लाज में कि वास्तव में कानून का शासन अच्छा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया। ये अरस्तु थे जिन्होंने ये माना था कि विवेक का नहीं अपितु कानून का शासन ही सर्वश्रेष्ठ होता है और कानून ही सभी को शासित करता है। अर्थात वो राजा से लेकर प्रजा के एक एक व्यक्ति को कानून ही शासन करता है। और कानून ये बताता है कि एक शासक को किस प्रकार से मर्यादित आचरण करना चाहिए और प्रजा को किस प्रकार से मर्यादित आचरण करना चाहिए। तो एक संवैधानिक शासन की बात करने वाले अगर सबसे पहले कोई व्यक्ति रहे हैं तो अरस्तु रहे। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के कॉन्सेप्ट को लेते हैं जिसमें कहा जाता है कि एक सीमित शासन होना चाहिए, यही संविधानवाद है। आज संविधानवाद की जो धारणा है वो अरस्तु की ही देन है। अगर अरस्तु कानून के सर्वोच्चता का प्रतिपादन नहीं करके जाते तो आज संविधानवाद की धारणा सामने नहीं आती। इस वजह से भी वो राजनीति विज्ञान के क्या हैं? पिता हैं। नेक्स्ट बात आती है इसमें राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। ये भी एक ऐसा तथ्य है जिस तथ्य को हम वर्तमान संदर्भ में अनदेखा नहीं कर सकते। यानी कि पहले राजनीति विज्ञान है उसको नैतिकता के आधार पर देखा जाता था, आचार शास्त्र के आधार पर देखा जाता था। यानी कि उससे पहले एक आर्थिक शक्ति को राजनीति में संचालन का जो दायित्व है या राजनीति और अर्थशास्त्र का जो घनिष्ठ संबंध होता है उसको बताने वाला कोई भी विचारक नहीं था। अरस्तु ने अपने जो पॉलिटिक्स है उसमें संपत्ति संबंधी विचारों को दिया था और संपत्ति संबंधी विचारों में उन्होंने कहा था कि एक राज्य के पास में, राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास में सीमित संपत्ति होनी चाहिए, अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक सीमित संपत्ति के आधार पर ही वो अपने जीवन को जिए। दूसरी वाली बात कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में संपत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, बगैर संपत्ति के वो अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। इसी को उन्होंने आधार बनाते हुए राज्य के बारे में भी कहा है कि एक राज्य के पास में आर्थिक शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर राज्य के पास में आर्थिक शक्ति नहीं होगी तो वह कमजोरी होगा, और आर्थिक शक्ति ऐसी होती है जो राज्य में निर्णायक
साबित हो जाती है, अर्थात आर्थिक शक्ति के द्वारा ही निर्णय किए जाते हैं। जैसे एक राज्य है वो कमज़ोर है तो फिर वो वैश्विक जो दृश्य है, परिदृश्य है या वैश्विक समाज है उसमें कमज़ोर होगा और वैश्विक समाज में वो कोई निर्णय की भूमिका नहीं निभाएगा। और अगर मान लो एक राज्य के पास में आर्थिक संपन्नता है तो वो पूरे विश्व में निर्णय की भूमिका निभाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि हम भूटान को देखते हैं, नेपाल को देखते हैं, ये आर्थिक शक्ति में कमज़ोर हैं तो विश्व राजनीति में किसी भी प्रकार से इनका जो निर्णय है उसमें कोई भूमिका नहीं होती है। और अमेरिका है वो आर्थिक रूप से संपन्न है तो विश्व राजनीति में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। इस वजह से जो संपत्ति होती है वो अत्यंत आवश्यक है किसी राज्य के पास में। तो वो संपत्ति ऐसी चीज़ होती है जो राज्य में और बाहरी जो विश्व है उसमें एक निर्णायक की भूमिका में आ जाती है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि एक राज्य को आर्थिक शक्ति है उसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होने देना चाहिए। अगर मान लो एक राज्य में एक वर्ग तो संपन्न हो जाता है आर्थिक रूप में और दूसरा वर्ग विपन्न हो जाता है या अमीर और गरीब की स्थिति उसमें बन जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ पर असमानता आ जाती है। और फिर अरस्तु ने कहा था कि असमानता क्रांति की जननी है, अर्थात जहाँ असमानता आती है वहाँ पर क्रांति हो जाती है। तो ये क्रांति जो होती है ये संपत्ति के कारण ही होती है, पैसे के कारण ही होती है और ये पैसा ही असमानता लाता है। इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले ये बताया कि क्रांति के कारण क्या हो सकते हैं, उसमें संपत्ति भी बहुत बड़ा कारण था। तो राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने वाले सबसे पहले अरस्तु ही थे। यानी कि ये चीज़ भी ऐसी होती है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसको एक बहुत बड़ा आधार प्रदान कर देती है। तो इसका ध्यान दिलवाने वाले भी या इसको आधार बताने वाले भी सबसे पहले अरस्तु ही थे। इस वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। यानी कि मैक्सी ने सही कहा था कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के क्या हैं, जनक हैं, पिता हैं। तो हमने 8 बिंदुओं के आधार पर देखा। पहले वापिस अपन एक बार इनको देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने राजनीति विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया था, इस वजह से वो राजनीति विज्ञान के पिता थे। दूसरी वाली बात आती है इसमें कि राजनीतिक विज्ञान को उन्होंने अन्य विषयों से पृथक और स्वतंत्र बना दिया था, इस वजह से वो राजनीति विज्ञान के पिता थे। तीसरी वाली बात आती है कि अरस्तु ने विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन किया था, या आगमनात्मक पद्धति को राजनीति विज्ञान में अपनाया और 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण करके उन्होंने तुलनात्मक राजनीति की नींव डाली, इस वजह से वो राजनीति विज्ञान के पिता थे। चौथी वाली बात आती है इसमें कि राज्य जैसी संस्था का उदय स्वाभाविकता के कारण होता है, प्राकृतिकता के कारण होता है। मानव एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और फिर राज्य जैसी संस्था का उदय हो जाता है और फिर राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप, राज्य का कार्य क्षेत्र, इन सभी के बारे में उन्होंने क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया, इस वजह से वो राजनीति विज्ञान के पिता थे। अरस्तु से पहले कल्पनावादी विचारक थे, उन्होंने काल्पनिक चित्रण किया था राज्य और उनकी संस्थाओं के, अन्य संस्थाओं के बारे में। अरस्तु एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी अध्ययन किया था, इस वजह से भी वो राजनीति विज्ञान के पिता थे। नेक्स्ट बात आती है इसमें कि अरस्तु से पहले राज्य का ही अध्ययन किया जाता था, उसके प्रतिनिध्यात्मक संस्था सरकार का अध्ययन नहीं किया जाता था। अरस्तु एक ऐसे विचारक थे जिसने राज्य के प्रतिनिध्यात्मक संस्था सरकार के बारे में बताया था और ये कहा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों के तीनों मिलकर काम करते हैं, अर्थात राजनीति विज्ञान में इन तीनों अंगों को स्पष्ट करने वाले सबसे पहले अरस्तु ही थे, इस वजह से वो राजनीति विज्ञान के पिता थे। नेक्स्ट बात आती है कि अब से पहले, अरस्तु से पहले ये कहा जाता था कि विवेक ही कानून है और अब अरस्तु के द्वारा कहा जाने लगा कि नहीं, कानून सभी जनता के द्वारा बनाया जाता है और सभी जनता के पास में विवेक होता है। तो जनता का विवेक जो होता है उसके द्वारा कानून का निर्माण होता है और फिर राजा से लेकर प्रजा तक को सभी को कानून के द्वारा शासित होना चाहिए, अर्थात कानून सर्वोच्च है और सब कानून के अंतर्गत हैं। तो
इस चीज़ का प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले अरस्तु ही थे, इस वजह से वो राजनीति विज्ञान के पिता हैं। और लास्ट बात आती है कि राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना, उन्होंने अपने संपत्ति संबंधी विचारों में ये बताया था कि बगैर संपत्ति के जीवन का निर्वाह नहीं किया जा सकता, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में संपत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हर एक के पास में सीमित संपत्ति होनी चाहिए। उसी प्रकार से राज्य के पास में भी अगर संपत्ति होती है, उसकी सुदृढ़ अवस्था होती है, तो विश्व राजनीति में निर्णायक की भूमिका वो निभाता है। अतः उस स्थिति में संपत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। तो राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना, ये अरस्तु ने ही सबसे पहले इस चीज़ को स्पष्ट किया था, इस वजह से उसको राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तभी मैक्सी की बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान के क्या थे, जनक थे। धन्यवाद। आप आगे भी अध्ययन करते रहिएगा, देखते रहिएगा।